तारीख ड्रावनी रात है। एक रेलगाड़ी रात की तारीकी में जेहलम डोमेली के जंगलाती पहाड़ी टीलों में से गुजर रही है। इंजन की हेडलाइट रोशन है। रात का 1:30 बज रहा है। पहाड़ी टीले, दरख्त और झाड़ियां अंधेरे की चादर ओढ़े साकित हैं। एक पहाड़ी मोड़ काटते हुए ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। कमांडो शेर खान इंजन के पायदान पर खड़ा हो जाता है। उसके कंधे पर स्टेन गन लटक रही है। वो ट्रेन के पीछे डिब्बों की तरफ देखता है। उसके हाथ में छोटी टॉर्च है। एक खास जगह पर पहुंचकर वो इंजन के ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर उसी वक्त इंजन की हेडलाइट बुझा देता है। ट्रेन की रफ्तार और धीमी हो गई है। ट्रेन एक खुश्क बरसाती नाले के ऊपर से गुजरती है तो कमांडो शेर खान टॉर्च का रुख पिछले डिब्बों की तरफ करके उसे 3 बार जलाता बुझाता है और फौरन इंजन में से कूद जाता है। वो ढलान पर झाड़ियों में गिरता है और अपने आप को गेंद की तरह लुढ़काता दरख्तों के पास जाकर उठ खड़ा होता है और ट्रेन की तरफ देखता है। ट्रेन की आखिरी बोगी गुजर रही है। उसके एक डिब्बे में से 6 कमांडो एक दूसरे के पीछे नीचे छलांगे लगाते हैं। इंजन ड्राइवर पीछे देख रहा है। जब कमांडो पार्टी ट्रेन से कूद जाती है तो ड्राइवर इंजन की हेडलाइट रोशन करके ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता है और ट्रेन आगे निकल जाती है। कमांडो शेर खान एक दरख्त की आड़ लिए उस तरफ अंधेरे में देख रहा है जिस तरफ उसकी पार्टी के कमांडो ट्रेन से कूदे थे। वो छोटी टॉर्च को एक बार रोशन करता है। 6 के 6 कमांडो अंधेरे में झुक कर चलते स्टेन गन आगे किए अपने पार्टी कमांडर कमांडो शेर खान के पास आ जाते हैं। शेर खान उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करके आगे चलने लगता है। दरख्तों में एक जगह पहुंचकर वो पंजों के बल बैठ जाता है। कमांडो पार्टी के मुजाहिद भी बैठ जाते हैं। पार्टी कमांडर कमांडो शेर खान उनसे मुखातिब होकर धीमी मगर पुरजोश आवाज में कहता है, हम इस्लाम और अपने वतन के जांबाज कमांडो हैं। तुमको मालूम है कि दुश्मन हमारे मुल्क में अपने दहशतगर्द भेजकर बमों के धमाके करता है और बेगुनाह औरतों, बच्चों, मर्दों को कत्ल करता है ताकि पाकिस्तान में खौफ व हरास फैले, अफरा तफरी फैले, लोग इत्मीनान से कारोबार न कर सकें और हमारा मुल्क तरक्की न कर सकें। हमारी ड्यूटी अपने मुल्क को दुश्मन के इन दहशतगर्दों से पाक करना है, इन्हें खत्म करना है। हमारा नारा है मुल्क से दहशतगर्दी और जराइम का खात्मा, ताकि लोग जहां आराम चैन की जिंदगी बसर कर सकें और हमारा मुल्क तरक्की करे। कमांडो शेर खान एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने अपने इर्द गिर्द अंधेरे में डूबी हुई दरख्तों, झाड़ियों पर एक निगाह डाली। तुमको मालूम है इस वक्त हम दहशतगर्दी के खात्मे के एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। हमको रिपोर्ट मिली है कि भारत के भेजे हुए दहशतगर्दों की एक पार्टी इस जंगल में छुपी हुई है। हम उन्हें नीस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जिंदगियां इस मिशन में काम आ जाएं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। हमने अपनी जिंदगियां अपने मुल्क और अल्लाह के हवाले कर दी हैं। जिंदा रहे तो ठीक है, मर गए तो खुदा हमें शहादत का रुतबा अता करेगा। कमांडो शेर खान ने अंधेरे में अपनी घड़ी की सुइयों को देखते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में चांद निकल आएगा। उसकी रोशनी बड़ी फीकी होगी, लेकिन हमें इस रोशनी में अपना टारगेट नजर आ जाएगा। तुम सबको टारगेट मालूम है। अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो। आपस में बोलचाल बिल्कुल बंद। खांसी आए, छींक आए तो मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे दबा दो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। 6 फुट का फासला रख कर निस्फ दायरे में सिंगल लाइन एडवांस। शेर खान स्टेन गन को पोजीशन में लेकर आगे चलने लगा। उसके पीछे कमांडो पार्टी चल रही थी। उन्होंने एक दूसरे के दरमियान 6 फुट का फासला डालकर अपने आप को निस्फ दायरे में फैला लिया था और स्टेन गनों का रुख आगे किए पार्टी कमांडर के पीछे पीछे चल रहे थे। जंगल में कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद मगरिब की जानिब जर्द चांद एक टीले के अकब से उभरता है। चारों तरफ उसकी धुंधली रोशनी फैलती है। फीकी चांदनी में दूर दरख्तों के दरमियान एक मकान नजर आता है। शेर खान रुककर अपनी कमांडो पार्टी को वो मकान इशारे से दिखाता है और अपने बाजुओं से क्रॉस का निशान बनाता है। ये इशारा पाकर 3 कमांडो एक जानिब से और 3 दूसरी जानिब से झुककर आगे बढ़ते हैं। शेर खान पहलू की जानिब से होकर टारगेट की तरफ बढ़ता है। 6 के 6 कमांडो मुजाहिदों ने अपने अपने कमांडो चाकू निकाल कर अपने हाथों में पकड़ लिए हैं। उन्हें कुछ फासले पर फीकी चांदनी में 3 दहशतगर्द स्टेन गन्ने उठाए पहरे देते नजर आते हैं। वो एक दूसरे से अलग अलग होकर अपने खुफिया ठिकाने यानी दरख्तों के दरमियान जो वीरान मकान है उसके गिर्द पहरा दे रहे हैं। उन्हें देखकर 3 कमांडो झुककर चलते मकान के अकब की तरफ चले जाते हैं। बाकी के 3 कमांडो पहरा देते दहशतगर्दों की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने एक दूसरे को खुफिया इशारे से बता दिया है कि कौन किस दहशतगर्द पर हमला करेगा। एक दहशतगर्द हाथ में स्टेन गन लिए एक दरख्त के पीछे खड़ा है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर भी गहरी खामोशी छाई हुई है। दहशतगर्द 2-3 सेकंड दरख्त के पास खड़ा रहता है, फिर आहिस्ता से टहलने लगता है। एक कमांडो मुजाहिद उसके अकब में पहुंच चुका है और एक झाड़ी की ओट में बैठा दहशतगर्द की नकलो हरकत नोट कर रहा है। दहशतगर्द चंद कदम चलकर रुक जाता है। उसके करीब ही एक कटा हुआ दरख्त पड़ा है। वो उस पर बैठ जाता है। कमांडो मुजाहिद की आंखें धुंधली चांदनी में दहशतगर्द पर जमी हुई हैं। वो आवाज पैदा किए बगैर भूखे शेर की तरह दबे पांव 1-1 इंच आगे बढ़ता है। खुला हुआ चाकू उसके हाथ में है। वो झाड़ियों के साथ झुका हुआ
दहशत गर्द को अपने पीछे आहट सुनाई देती है। ये दहशत गर्द की जिंदगी की आखिरी आवाज थी जो उसको सुनाई थी। जैसे ही दहशत गर्द ने मुड़कर देखा, कमांडो ने उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़ी और बिजली की तेजी के साथ चाकू गर्दन पर फेर कर उसकी शहरक काट दी और उसे परे फेंक दिया। भारतीय दहशत गर्द की गर्दन से खून फवारे की तरह निकलने लगा और वो तड़प कर वहीं ठंडा हो गया। कमांडो तेजी से पीछे अंधेरे में गायब हो चुका था। 30-40 फुट के फासले पर दूसरा भारतीय दहशत गर्द दरख्तों के नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलकर पहरा दे रहा था। उसने स्टेन गन कांधे से लटकाई हुई थी। टहलते टहलते वो कभी रुक कर ऊपर दरख्तों की तरफ देखता, कभी अपने इर्द गिर्द फैली चांदनी पर नजर डालता। अपना एक कमांडो झाड़ियों के पीछे छुप कर उसकी नकलो हरकत की बड़े गौर से निगरानी कर रहा था। खुला हुआ कमांडो चाकू उसके सीधे हाथ में था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि भारतीय दहशतगर्द कितने कदम चलता है और कहां पहुंचकर कितनी देर रुकता है और फिर वहां से पलटकर किस जगह आकर ठहरता है। अपने कमांडो से भारतीय दहशतगर्द का फासला 25 फुट के करीब था। वो घुटनों के बल हो गया और जिस तरह जंगली चीता अपना शिकार पर मुसलसल नजरें जमाए उसकी तरफ बढ़ता है, अपने कमांडो ने भी भारतीय दहशतगर्द की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ चांदनी नहीं थी, ऊपर दरख्तों ने साया डाल रखा था। वो अपने जिस्म को पूरी तरह से समेटे इतनी एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा था कि झाड़ियों को भी पता नहीं चल रहा था। उसका और भारतीय दहशतगर्द का दरमियानी फासला कम होता जा रहा था। कमांडो मुजाहिद अचानक रुककर जमीन के साथ लग गया। भारतीय दहशतगर्द चंद कदम चलने के बाद वापस आ रहा था। अब उसे एक जगह पहुंचकर रुक जाना था। अपने कमांडो ने सांस रोक लिया और जमीन पर पेट के बल लेटे लेटे अपने घुटने आहिस्ता आहिस्ता आगे को सरकाए और एकदम छलांग लगाने की पोजीशन में आ गया। दहशतगर्द जिस दरख्त के पास आकर रुकता था उस दरख्त के पास आकर रुक गया था। अब उसकी पीठ अपने कमांडो की तरफ थी, मगर फासला ज्यादा था। भारतीय दहशतगर्द ने अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर कोई चीज निकाली और उसे चेहरे के करीब लाकर गौर से देखने लगा। कमांडो इस दौरान झाड़ियों में घुटनों और कोहनियों के जरिए से रखता हुआ उसके इतना करीब आ गया था कि जहां से वो अपने शिकार पर झपट सकता था। दहशतगर्द ने जो चीज जेब से निकाली उसे वापस जेब में रखा और अब चल पड़ा, मगर अब कमांडो उसे मजीद मोहलत देने की पोजीशन में नहीं था। दहशतगर्द का भी वक्त पूरा हो चुका था। दूसरे ही लम्हे एक बिजली सी जैसे चमकी थी। कमांडो ने उछलकर सबसे पहले दहशतगर्द की गर्दन अपने शिकंजे में जकड़ी ताकि वो कोई आवाज पैदा न कर सके और सीधे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू सामने से उसके दिल में ऊपर तले 4 मरतबा घोंप दिया। 5 सेकंड तक कमांडो ने दहशतगर्द को इसी तरह जकड़े रखा। जब उसका बदन ढीला पड़ गया तो उसे आहिस्ता से जमीन पर गिरा दिया। ये भारतीय दहशतगर्द भी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका था। कमांडो इस एक्शन के बाद तेजी से एक तरफ गायब हो गया। पहरा देने वाला तीसरा दहशतगर्द जहां आहिस्ता आहिस्ता टहल कर पहरा दे रहा था, वहां अंधेरा था। दरख्तों की वजह से वहां चांद की फीकी रोशनी भी नहीं आ रही थी। ये दहशतगर्द सिगरेट पी रहा था और किसी वक्त गुनगुनाने लगता था। अंधेरे में उसका साया हरकत करता बराबर दिखाई दे रहा था। अपने तीसरे कमांडो ने उस साये पर नजर जमाई हुई थी। उसकी आंखों की पुतलियां उसी साये के साथ साथ हरकत कर रही थी। जिस तरफ दहशतगर्द का साया हरकत कर रहा था उस तरफ अपने कमांडो का साया भी हरकत कर रहा था। दहशतगर्द का साया साकित हो जाता तो कमांडो का साया भी वहीं साकित हो जाता। अंधेरा कमांडो की मदद कर रहा था। अचानक दहशतगर्द एक जगह रुक कर सिगरेट पीने लगा। तारीकी में उसके सिगरेट का शोला चमकता हुआ दिखा। यही कमांडो का टारगेट था। दहशतगर्द मकान के दरवाजे की तरफ देख रहा था। उधर अपने बाकी के कमांडो गए हुए थे। शायद उस तरफ से दहशतगर्द को कोई आहट सुनाई दी थी। तीसरा कमांडो चौकन्ना हो गया। ये बात खतरनाक साबित हो सकती थी। अगर वो किसी को आवाज देता है तो उनका ऑपरेशन नाकाम हो सकता था। कमांडो पार्टी को खामोशी और राजदारी से दहशतगर्दों के सर पर पहुंचकर उन्हें फरार होने से पहले हलाक करना था। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की जानिब से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने दरख्त की टहनी तोड़ी है। ये आवाज अपने कमांडो ने भी सुनी। दहशतगर्द ने ये आवाज सुनते ही सिगरेट फेंका और स्टेन गन संभाल कर मकान की तरफ बढ़ा। अब अपना कमांडो रुक नहीं सकता था। जैसे ही दहशतगर्द ने कदम उठाया, कमांडो ने पीछे से उसके ऊपर छलांग लगा दी। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें सिर्फ दुश्मन के ऊपर छलांग लगाने की तरबियत नहीं दी गई थी। उन्हें जिस बात की ट्रेनिंग दी गई थी वो ये थी कि दुश्मन पर छलांग उसे गिराने के लिए नहीं लगानी, बल्कि उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने के लिए लगानी है ताकि वो कोई आवाज पैदा न कर सके। अपने कमांडो ने एंड ट्रेनिंग के मुताबिक ये एक्शन लिया था। उसने हकीकत में भारतीय दहशतगर्द पर नहीं बल्कि उसकी गर्दन पर छलांग लगाई थी। दहशतगर्द झाड़ी पर मुंह के बल गिरा। वो आवाज निकालना चाहता था, लेकिन आवाज के निकलने से पहले ही उसकी गर्दन की हड्डी 2 जगह से टूट चुकी थी। अपना कमांडो दहशतगर्द के साथ ही झाड़ी पर गिरा था, मगर वो उठा नहीं। इसी तरह दहशतगर्द के ऊपर झाड़ी पर पड़ा रहा। दहशतगर्द मर चुका था। अपने कमांडो के बाजू का आहनी शिकंजा अभी तक दहशतगर्द की गर्दन में था। उस वक्त फीकी चांदनी वाले सुनसान जंगल की रात की फजा में एक परिंदे की मध्यम सी आवाज बुलंद होकर गायब हो गई। ये उसके पार्टी कमांडर शेर खान का सिग्नल था।
کہ دیر کیوں کر رہے ہو، فوراً ٹارگٹ کے عقبی اسپاٹ پر پہنچو۔ تیسرے کمانڈو نے اپنا بازو مردہ دہشت گرد کی گردن سے نکالا، اسٹین گن اٹھائی اور جھک جھک کر تیزی سے دوڑتا ہوا درختوں کی ایک خاص سمت کو غائب ہو گیا۔ اس دوران شیر خان اور پارٹی کے باقی کمانڈو دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے والے مکان کی عقبی دیوار سے 50 فٹ کے فاصلے پر ایک گنجان درخت کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ یہ کمانڈو پارٹی اپنے کمانڈر شیر خان کے پیچھے ٹارگٹ کی طرف بڑھی۔ وہ ایک قوس بنا کر ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاند مغربی افق پر تھوڑا اوپر آنے کے بعد غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ درختوں کے پیچھے ہو گیا تھا اور اس کی پھیکی چاندنی اور زیادہ دھندلی ہو گئی تھی۔ ساتوں کمانڈو اس جگہ پر آ گئے جہاں درختوں کی آخری قطار تھی۔ اس کے آگے تھوڑی سی کھلی جگہ تھی جہاں وہ کوارٹر نما شکستہ سا مکان تھا، جس کے اندر ان کی اطلاع کے مطابق بھارتی دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کمانڈر شیر خان آخری درخت کے قریب پہنچا، کوارٹر نما مکان کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور ایک دہشت گرد باہر نکلا۔ شیر خان نے رک کر ہاتھ کا اشارہ کیا، باقی کمانڈو بھی وہیں رک گئے۔ باہر نکلنے والا دہشت گرد جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر آیا، اندر سے روشنی نظر آنے لگی۔ یہ بجلی کی نہیں بلکہ لالٹین کی روشنی لگتی تھی۔ دہشت گرد کے ہاتھ میں گلاس تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور سامنے والے درختوں کی طرف منہ کر کے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی۔ جب سیٹی کی آواز پر کوئی نہ آیا تو اس نے آہستہ سے آواز دی، گنگارام چائے لے جاؤ۔ وہ اپنے اس دہشت گرد ساتھی کو آواز دے رہا تھا جسے ہمارا ایک کمانڈو موت کی نیند سلا چکا تھا۔ جب گنگارام نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو مکان سے باہر نکلنے والے دہشت گرد نے ذرا بلند آواز سے دوسرے دہشت گرد کو آواز دی، اوئے رگھوناتھ، بشمبر داس، اوئے سو مر گئے ہو۔ اس پر بھی جب گنگارام، رگھوناتھ اور بشمبر داس نے کوئی جواب نہ دیا تو اسے کچھ شک پڑا۔ اس نے فوراً چائے کا گلاس ایک طرف پھینک کر اسٹین گن سنبھالی اور پوزیشن بنا کر درختوں کی طرف بڑھا۔ اس دہشت گرد سے پہلے نمٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ شیر خان نے اپنے ایک کمانڈو ساتھی کو اشارہ کیا۔ کمانڈو نے اپنی جیکٹ کے سامنے والی جیب سے سائلنسر چڑی ہوئی پستول نکالی اور اندھیرے میں اسٹین گن پکڑے درختوں کی طرف سے جاتے دہشت گرد کی موونگ یعنی حرکت کرتے ٹارگٹ کو نشانے میں لے کر فائر کر دیا۔ پستول پر چڑھے ہوئے سائلنسر کی وجہ سے فائر کا دھماکہ زیادہ نہ ہوا، موونگ ٹارگٹ گر پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کمانڈو شیر خان موونگ یعنی حرکت کرتے ٹارگٹ پر فائر کرے اور گولی ٹارگٹ پر نہ لگے؟ جیسے ہی دہشت گرد زمین پر گرا، کمانڈر شیر خان نے خفیہ ٹھکانے پر اٹیک کا اشارہ کیا اور سب سے پہلے خود دوڑتا ہوا مکان کے دروازے کے پاس آیا۔ اس نے زور سے لات مار کر دروازہ چوپٹ کھول دیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اندر گھس کر اندھا دھند اسٹین گن کے برسٹ فائر کرنے شروع کر دیے۔ باقی کے کمانڈوز بھی کمرے میں گھس چکے تھے اور جلتی ہوئی لالٹین کی روشنی میں زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھے دہشت گردوں پر اسٹین گنوں کی بوچھاڑیں فائر کر رہے تھے۔ صرف 6-7 سیکنڈ کے اندر اندر بھارتی دہشت گردوں کی خون میں نہائی ہوئی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی سسک اور تڑپ رہی تھیں۔ 3 کمانڈو دوڑ کر دروازے کے باہر گئے اور پوزیشن سنبھال لی کہ فائرنگ کی آواز پر ان کے ساتھی کسی طرف سے نکل کر نہ آ جائیں۔ شیر خان نے جھک کر دیکھا، دری پر ایک رجسٹر کے سائز کا مومی کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس پر نیلی اور سرخ لکیریں اور دائروں میں نقشہ بنا ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہ ان جگہوں کا نقشہ تھا جہاں ان دہشت گردوں نے بموں کے دھماکے کرنے تھے اور دوسری تخریبی کارروائیاں کرنی تھیں۔ شیر خان نے وہ نقشہ طے کر کے کمانڈو دلدار کو دیا اور کہا، یہ نقشہ تم کمانڈنگ آفیسر صاحب کو پیش کرو گے۔ اس کمرے یا کوٹری کی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی اٹھا کر پرے پھینک دی۔ اس کے نیچے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ اور 7 کلیشن کوفیں اور ان کے میگزین تھے۔ کمانڈو شیر خان نے دروازے کی طرف منہ کر کے آواز دی، میاں خان، دلدار احمد، باہر پڑی ہوئی لاشوں کو گھسیٹ کر اندر لے آؤ، جلدی۔ یہ ان دہشت گردوں کی لاشیں تھیں جنہیں اپنے کمانڈوز نے ایکشن شروع ہونے سے پہلے ہلاک کیا تھا۔ شیر خان نے اپنے نائب کمانڈو گل خان سے کہا، لاشوں کو چیک کرو، اگر کوئی ابھی بھی زندہ ہے تو اس کے سر میں شوٹ کرو۔ کمانڈو میاں خان اور کمانڈو دلدار احمد درختوں کے نیچے الگ الگ پڑی ہوئی دہشت گردوں کی لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے کوٹری کے اندر لے آئے۔ گل خان نے کوٹری کے اندر والی دہشت گردوں کی لاشوں کو چیک کرنے کے بعد شیر خان کو رپورٹ کی، سر دشمن کا کوئی آدمی زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوٹری کو بند کر کے اپنا تالا لگاؤ، لالٹین کو بجھا دو۔ لالٹین اسی وقت بجھا دی گئی۔ کمانڈو پارٹی کوٹری سے باہر آ گئی۔ کمانڈو گل خان نے کوٹری کو تالا لگا دیا۔ شیر خان نے کمانڈو دلدار خان سے کہا، دلدار خان، تم دن نکلنے سے پہلے ٹرک لے کر آؤ گے اور اسلحہ اور لاشیں اس میں ڈال کر ٹرک کو اچھی طرح سے ڈھک کر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرو گے۔ ٹھیک ہے سر، دلدار خان نے کہا۔ کمانڈو شیر خان نے اسٹین گن والا ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، ہمارا مشن اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا ہے، واپس ہیڈ کوارٹر کی طرف چلو۔ شیر خان کی کمانڈ میں یہ کمانڈو پارٹی پچھلی رات کی تاریکی میں ڈومیلی کے جنگل سے نکل کر ایک قصبے میں پہنچی جہاں ایک چاروں طرف سے بند غیر فوجی ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کمانڈو پارٹی وہاں پہنچتے ہی ٹرک میں سوار ہوئی
اور ٹرک رات کے اندھیرے میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کون سا قصبہ تھا اور ٹرک کس شہر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ان جگہوں کے نام صیغہ راز میں رکھیں۔ دن کافی نکل چکا تھا جب کمانڈو شیرخان اپنے نائب گل خان کے ساتھ ایک پرانی عمارت کے سادہ کمرے میں پہنچا، جہاں ان کا کمانڈنگ آفیسر ان کے انتظار میں تھا۔ ہم اس کمانڈنگ آفیسر کا نام بھی بیان نہیں کریں گے، آپ انہیں CO کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہی کمانڈو شیرخان اپنے نائب کمانڈو گل خان کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور انہوں نے السلام علیکم کہا، CO نے اپنے میز پر پڑے ہوئے مومی کاغذ پر بنے ہوئے نقشے پر سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور اٹھ کر باری باری ان سے ہاتھ ملایا۔ مبارک ہو مجاہدو، تمہارا مشن کامیاب